नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम सिविल सर्विसेज परीक्षा के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे। संविधान सभा टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। तो RAS की परीक्षा के लिए जो सिलेबस है उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप सिलेबस को ज़रूर अध्ययन करें, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि आपको सिलेबस में क्या पढ़ना है। और उस सिलेबस का जब एक बार आइडिया हो जाएगा तो आपको सिलेबस को पढ़ने के साथ साथ उन टॉपिक्स को पढ़ने में बहुत अधिक मदद मिलेगी, जिससे आप ये पता कर पाएंगे कि हमारे टॉपिक में, हमारे सिलेबस में क्या क्या है और हम उन टॉपिक्स को हमें किस तरह से पढ़ना है। तो हम आपको टॉपिक वाइज टॉपिक आपके पूरे RAS का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कराएंगे। तो पहले सिलेबस का वीडियो ज़रूर देखें, जिससे कि आपको सिलेबस के बारे में अंदाज़ा लगे, और उसके बाद आपको टॉपिक वाइज टॉपिक सारे विषय को धीरे धीरे पूरा कराया जाएगा। तो आज हमारा पहला टॉपिक है संविधान सभा। देखिए, संविधान सभा के बारे में बात करते हैं तो संविधान शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे। यदि परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए तो संविधान शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे, तो वह थे बाल गंगाधर तिलक। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि भाई, हमारे देश का एक ऐसा संविधान होना चाहिए जिससे हमारा देश को हम भारतीय लोग ही स्वयं संचालित कर सकें। अब अचानक से कभी संविधान बन नहीं जाता है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया बहुत बड़ी होती है। तो धीरे धीरे उस प्रक्रिया को अमल में लाया गया, जिससे कि हमारा संविधान बने। तो सबसे पहले संविधान को बनाने के लिए जिस सभा की आवश्यकता महसूस की गई, उस सभा का नाम है संविधान सभा। आइए चलो हम अब ये बात करते हैं कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। तो संविधान सभा का निर्माण के चरण में सबसे पहले संविधान सभा का प्रथम दर्शन हम बाल गंगाधर तिलक के स्वराज विधेयक 1895 में करते हैं। देखिए, मैंने अभी बताया है कि संविधान शब्द का प्रयोग करने वाले पहले भारतीय कौन है, बाल गंगाधर तिलक। तो इन्हीं बाल गंगाधर तिलक ने 1895 के कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया था, और इसमें कहा था कि भारतीय स्वयं अपना देश चलाना जानते हैं और भारतीयों को अपना देश चलाना चाहिए। ऐसे दस्तावेज तैयार करने चाहिए जिससे कि भारतीय अपना स्वयं का जो प्रशासन संचालन है, कार्य संचालन है या देश संचालन की बात है, तो वो स्वयं उसको पूरा कर सकें। और इसी बात को कहा गया स्वराज। और 1895 में जो विधेयक आया उसका नाम है स्वराज विधेयक। ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि स्वराज विधेयक बाल गंगाधर तिलक ने कब लाए, 1895 में। उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीय स्वयं अपना राजनीतिक भाग्य लिखेंगे। देखिए, यहाँ पर बात स्पष्ट रूप से ये समझ में आ रही है कि पहले तो कह रहे हैं बाल गंगाधर तिलक कि भारतीय अपना शासन स्वयं चलाएंगे, और 1922 में महात्मा गांधी ने इस बात को स्वीकार किया कि भारतीय अपना राजनीतिक भाग्य लिखेंगे। अर्थात राजनीतिक भाग्य लिखने से अर्थ ये हुआ कि भारतीय लोग ही स्वयं का संविधान निर्माण करेंगे, और इस बात को उन्होंने हरिजन पत्रिका में कहा। जो बात महात्मा गांधी ने 1922 में कही थी, उस प्रस्ताव को 28 दिसंबर 1936 को लखनऊ अधिवेशन में पास कर दिया गया। तो यह भी इम्पोर्टेंट है कि महात्मा गांधी ने संविधान से संबंधित लिखने से संबंधित जो बात कही, उस विधेयक को कांग्रेस के किस अधिवेशन में और कब पास किया गया, तो 28 दिसंबर 1936 को लखनऊ अधिवेशन में उस विधेयक को पास किया गया। अब हम बात करते हैं 1938 में। देखिए, संविधान सभा का विकास कैसे बना। संविधान किसी एक दिन का परिणाम नहीं है। धीरे धीरे भारतीय लोगों को ये समझ में आने लगा कि हमें अपने देश का भाग्य और अपना भाग्य स्वयं लिखना पड़ेगा। तो वे सभी बुद्धिजीवी लोग जो इस बात को समझते थे, वो एक मंच पर साथ आना चाहते थे, और धीरे धीरे उसी से क्या बनी, संविधान सभा का निर्माण शुरू हुआ। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, इसमें किसी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं होगा।
यानी कि 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को कहा है कि जब भी हमारे भारतीय संविधान सभा का निर्माण होगा तो वयस्क मताधिकार पे होगा। इस बात का अर्थ क्या है? देखिए, इस बात का अर्थ ये है कि जब वयस्क मताधिकार किया जाएगा तो जो भी लोग चुनकर आएंगे तो यह समझा जाएगा कि सभी लोगों ने, यानी कि उस क्षेत्र के सभी लोगों ने उस व्यक्ति को अपना भाग्य लिखने के लिए चुना है और यह भी प्रदर्शित किया है कि संविधान निर्माण में भारत की जनता की भी क्या है, भागीदारी है। इस बात का अर्थ यहाँ से निकल कर आता है कि संविधान सभा किसी एक व्यक्ति या कुछ लोगों की सभा नहीं होके भारतीय व्यक्तियों के मन को भी क्या करती है, प्रदर्शित करती है। संविधान सभा के लिए नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में। मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसमें संविधान सभा की मांग रखी गई। अंग्रेज़ों के सामने भारतीय लोगों ने यह मांग रखी कि जिस तरह से आप अपने नियमों के अनुसार हमारे देश का संचालन करना चाह रहे हो, ऐसा नहीं होगा। हम स्वयं अपनी संविधान सभा बनाकर और हम अपने देश का संचालन स्वयं करेंगे। स्वराज की मांग उस समय की जा रही थी 1928 में। फिर आगे क्या होता है? 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया और अगस्त प्रस्ताव ने अगस्त प्रस्ताव के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से संविधान सभा के निर्माण को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। देखिए, यहाँ से ये हमें समझ में आ रहा है कि 1922 में, 1928 में संविधान के निर्माण की ज़रूरत महसूस हो गई और लगातार भारतीय लोग कांग्रेस के माध्यम से संघर्ष कर रहे हैं कि ब्रिटिश जो सत्ता है वो हमारी बात को माने। और आखिरकार 1940 में ब्रिटिश सत्ता ने कोई भी कारण रहा हो, लेकिन उन्होंने अपने भारतीय बात को क्या कर लिया, मान लिया और सैद्धांतिक रूप से संविधान सभा के निर्माण की बात को स्वीकार कर लिया। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। इस क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने यह कहकर ठुकरा दिया कि पहले भारत के 2 स्वायत्त टुकड़े होंगे जिनकी अपनी अपनी अलग अलग संविधान सभाएं होंगी। तो संविधान सभा के निर्माण के लिए ब्रिटिश शासन के द्वारा क्रिप्स मिशन भेजा जाता है 1942 में और इसको मुस्लिम लीग क्या कर देती है, ठुकरा देती है और कहती है कि पहले भारत के 2 टुकड़े करो, उसके बाद ही हम क्रिप्स मिशन को स्वीकार करेंगे और संविधान सभा का निर्माण में क्या करेंगे, सहयोगी होंगे। लेकिन ऐसा उस समय पॉसिबल नहीं था, तो यह काम नहीं हुआ और जब यह काम नहीं हुआ तो मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को क्या कर दिया, ठुकरा दिया। संविधान सभा के निर्माण में सबसे जो महत्वपूर्ण कदम था वह था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है संविधान सभा के निर्माण में और कैबिनेट मिशन आया 24 मार्च 1946 को। यह भी डेट पूछ ली जाती है कि भारत में कैबिनेट मिशन कब आया। इसमें 3 सदस्य थे। देखिए, इन तीनों सदस्यों को आप एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हो। एलक ऐसे बन जाएगा अलेक्जेंडर, ला से बन जाएगा लॉरेंस और का से बन जाएगा क्रिप्स। यानी हम इसको किस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं? एलक, एलक की ट्रिक से हम इसको याद रख सकते हैं। तो ऐसे बन जाएगा अलेक्जेंडर और ल से बन जाएगा लॉरेंस और का से बन जाएगा क्रिप्स। इसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस इस कैबिनेट मिशन का क्या था, अध्यक्ष था। सर स्टैफर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर अन्य सदस्य थे। इन्होंने संविधान सभा के गठन की बात कही और संविधान सभा के गठन की बात को 16 मई 1940 को क्या कर दिया, स्वीकृत कर दिया। कैबिनेट मिशन ने कहा कि संविधान सभा, भारतीय लोग अपनी संविधान सभा का गठन कर सकते हैं और इस बात की स्वीकृति उन्होंने कब दी? 16 मई 1940 को। देखिए, कैबिनेट मिशन को मंत्रिमंडल मिशन भी पेपर में पूछा जाता है। तो कैबिनेट का जो हिंदी अनुवाद है वह क्या बनता है? मंत्रिमंडल बनता है। तो इससे आप कन्फ्यूजन में ना आए कि मंत्रिमंडल मिशन आयोग क्या है, मंत्रिमंडल मिशन कौन सा है। तो ये कैबिनेट मिशन को ही मंत्रिमंडल मिशन कहते हैं। आगे हम बात करें, इसने मुस्लिम लीग के 2 संविधान की बात को भी क्या कर दिया, ठुकरा दिया। तो ये उस समय की पॉजिटिव बात रही थी कि भाई अंग्रेज़ लोग भी यही मानते थे
कि भाई 2 संविधान सभाएँ निर्मित नहीं हो सकती, तो इन्होंने 2 संविधान की मांग को भी क्या कर दिया, ठुकरा दिया और भारतीयों के लिए संविधान सभा के निर्माण की योजना को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। और इन्होंने कहा कि भाई ऐसा करो, वयस्क मताधिकार के आधार पर आप संविधान सभा का क्या करो, गठन करो। और उस समय किसी तरह से इन्होंने मुस्लिम लीग को भी क्या कर लिया, मना लिया कि आप अलग संविधान सभा की बात ना करें, आप एक ही संविधान सभा की बात करें और आने वाले चुनावों का मतलब रुख देखें कि किस तरीके से मतलब चुनावों का परिणाम आता है, उसी तरीक़े से आप संविधान सभा को भी क्या करें, निर्मित करें। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग द्वारा ज़्यादा विरोध प्रदर्शन नहीं किया जाता है और वह मुस्लिम लीग भी कैबिनेट मिशन की बात को क्या कर लेती है, मान लेती है। चलिए आगे हम बात करें तो संविधान सभा के गठन के बारे में अगर हम बात करें, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, तो संविधान सभा का गठन मंत्रिमंडल या कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के अनुसार हुआ। मैंने अभी बताया है कि संविधान सभा के गठन की पूर्ण स्वीकृति किस मिशन के अंतर्गत दे दी गई, कैबिनेट मिशन के अंतर्गत दे दी गई। तो उसी कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के अनुसार संविधान सभा का गठन हुआ, जिसमें प्रत्येक प्रतिनिधि सदस्य या सदस्य का चुनाव 10 लाख की जनसंख्या के आधार पर किया गया और कुल जो सदस्य संख्या थी वह थी 389, जिसमें से निर्वाचित सदस्य यानी अगर हम इसका वर्गीकरण देखें तो निर्वाचित सदस्य कितने थे, 296 और मनोनीत सदस्य थे 93। ये सभी मनोनीत सदस्य जो थे वो देसी रियासतों से मनोनीत किए गए थे। जैसे उस समय की जो रियासतें थी जो अंग्रेज़ों के सीधे अधीन नहीं थीं, अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण में थी, तो उन रियासतों की तरफ से राजाओं ने अपना एक एक प्रतिनिधि व्यक्ति चुनकर संविधान सभा में भेजा और उन सदस्यों की संख्या थी 93। ब्रिटिश प्रांत, अगर हम निर्वाचित सदस्यों की बात करें तो निर्वाचित सदस्य हैं 296, जिनमें ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य और चीफ कमिश्नर प्रांतों से 4 सदस्य चुने गए। वो चीफ कमिश्नर प्रांत कौन कौन से थे, दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में स्थित है और कुर्ग कर्नाटक में स्थित है। तो यहाँ से भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के निर्माण के समय 4 चीफ कमिश्नर प्रांतों में से कौन सा कमिश्नर प्रांत वर्तमान में भारत का हिस्सा नहीं है, तो वह बलूचिस्तान वाला भाग भारत का हिस्सा वर्तमान में नहीं है। इन 296 सीटों का चुनाव हुआ जुलाई अगस्त 1946 को, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें मिली। ये भी बहुत पूछा जाता है कि 1946 में जो चुनाव हुए उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, 208। बिल्कुल याद रखें आप, 208। मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली और 5 छोटे छोटे दल थे, स्वतंत्र दल थे, इनको क्या मिली, 15 सीटें मिली। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग को कम सीटें प्राप्त हुई। अब जब कम सीटें प्राप्त हुई तो मुस्लिम लीग को यह एहसास होता है कि हमारी बात को संविधान सभा में नहीं माना जाएगा, हम जो कहेंगे वो बातें नहीं मानी जाएंगी, यहाँ तो कांग्रेस का प्रभुत्व चल रहा है। तो उन्होंने अलग पाकिस्तान के बंटवारे की मांग को क्या कर दिया, पुरजोर कर दिया और संविधान सभा से वो क्या हो गए, अलग हो गए। चलिए हम एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अनुसार हुआ और जो सदस्य चुनकर आने थे उनकी जो चयन है वो 10 लाख की जनसंख्या पर हुआ और कुल 389 सदस्य थे। निर्वाचित सदस्य थे 296, मनोनीत सदस्य थे 93। ये 93 सदस्य के देसी रियासतों से थे। ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य, चीफ कमिश्नर प्रांत से 4 सदस्य, दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग कर्नाटक से, और 296 सीटों पर क्या हुआ, चुनाव हुआ जुलाई अगस्त 1946 को, जिसमें मुस्लिम लीग को 73 और कांग्रेस को 208 सीटें और अन्य छोटे दलों को 15 सीटें प्राप्त हुईं। आगे की हम बात करें तो संविधान सभा का चुनाव वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि 1940 में जब संविधान सभाओं का चुनाव हुआ था तो वयस्क मतदाताओं ने डायरेक्ट वोट नहीं डाले थे, लेकिन प्रत्येक लिंग, धर्म एवं समुदाय को इसमें प्रतिनिधित्व मिला। हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने संविधान सभा के चुनावों में भाग नहीं लिया। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हैदराबाद की जो रियासत थी वह संविधान सभा को क्या है, नहीं मानती थी और उसने संविधान सभा के चुनावों में भाग नहीं लिया।
मतलब मुख्य रूप से अगर हम बात करें कि उस समय हैदराबाद जो थी रियासत, वो अलग देश निर्माण की बात कर रही थी। मुस्लिम लीग अलग निर्माण की बात कर रही है और कांग्रेस भारत का संयोजन करना चाहती है और हैदराबाद के रियासत कहती है कि हम अलग देश बनाएंगे। तो उस समय वैचारिक मतभेद थी और उन वैचारिक मतभेदों का परिणाम यह हुआ कि संविधान सभा को मुस्लिम लीग ने संविधान सभा से अलग हुए और हैदराबाद ने तो संविधान सभा की बैठक में भाग ही नहीं लिया। संविधान सभा में कुल एससी सदस्य 26 चुनकर आए और एसटी सदस्य 33 चुनकर आए। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात करें कि संविधान सभा में महिलाएं सदस्य कितनी थीं, तो 15 महिला सदस्य थीं। अब इन महिला सदस्यों के बारे में बात करें। देखिए, महिला सदस्यों में एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम एजाज रसूल, जो संयुक्त प्रांत से थी। देखिए, आज का जो वर्तमान उत्तर प्रदेश है, उस समय संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल हैं, जो संयुक्त प्रांत से थी। रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला थी एन्नी मस्करीनी। यह त्रावणकोर रियासत से चुनी गई थी। तो रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला कौन है? एन्नी मस्करीनी, जो त्रावणकोर रियासत से चुनी गई। और एकमात्र दलित महिला जो संविधान सभा में थी, वह थी दाक्षायणी वेलायुधन, मद्रास से चुनी गई थी। दाक्षायणी वेलायुधन। सर्वाधिक महिलाएं संयुक्त प्रांत मतलब वर्तमान के उत्तर प्रदेश से चुनी गई और उनकी संख्या थी 5। उनकी संख्या कितनी थी? 5 संख्या थी। सर्वाधिक महिला उत्तर प्रदेश से चुनी गई, जिनकी संख्या थी 5। तो इस तरीके से संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। एससी के सदस्य चुनकर आए थे 26 और एसटी के सदस्य चुनकर आए थे 33। और एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम एजाज रसूल, जो संयुक्त प्रांत से थी। रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला थी एन्नी मस्करीनी और त्रावणकोर रियासत से चुनी गई थी। एकमात्र दलित महिला थी दाक्षायणी वेलायुधन, मद्रास से चुनी गई। और सर्वाधिक महिला संयुक्त प्रांत से चुनी गई, जिनकी संख्या थी 5। चलिए आगे हम बात करते हैं संविधान सभा के बारे में। तो 1947 में अंग्रेज सरकार द्वारा ब्रिटिश संसद में एक अधिनियम पारित किया गया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। उस अधिनियम का परिवर्तन संविधान सभा पर क्या हुआ? देखिए, संविधान सभा में मूलतः सीटों की संख्या कितनी थी? 389। अब जब मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया। तो अब सीटों की संख्या कितनी रह गई? 299। ब्रिटिश प्रांतों से 229 और देसी रियासतों से 70। संविधान सभा को पूरी तरह संप्रभु बनाया गया। देखिए, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात निकल के आई है, संप्रभु। संप्रभु का मतलब होता है कि संविधान सभा अपने अनुसार निर्णय ले सकती है और उस संविधान में अपने अनुसार बातों को लिख सकती है और संविधान में अपने अनुसार नियम बना सकती है और अपने अनुसार ही सारे निर्णय ले सकती है, जिसमें किसी भी बाहरी शक्ति का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। साथ ही साथ जो संविधान सभा है वह सरकार संचालन में भी क्या करेगी? काम करेगी। यह शक्तियां भी संविधान सभा को दी गई। तो संविधान सभा को विधायिका की शक्तियां भी दी गई, क्योंकि उस समय सरकार संचालन के लिए भी लोगों की आवश्यकता थी। तो जो लोग चुनकर आए थे संविधान सभा के रूप में, उन्हें ही विधायिका की शक्तियां क्या कर दी गई? प्रदान कर दी गई और उन्होंने ही कुछ समय तक भारत देश के जो प्रशासनिक कार्य हैं उन सभी का क्या किया? संचालन किया। संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें आप इसको, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और इसे 22 जनवरी 1947 को पास कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1945 को पास कर दिया गया और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में हमारी क्या बना? संविधान की प्रस्तावना बना, जिसे संविधान की आत्मा के रूप में भी क्या किया जाता है? माना जाता है। चलो आगे हम बात करते हैं संविधान सभा की बैठक के बारे में। देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1940 को। चूँकि पहली बैठक में उस समय कोई पहले से ही अध्यक्ष नहीं था, तो उस समय सबसे जो वरिष्ठ व्यक्ति थे या उम्र के आधार पर बड़े जो व्यक्ति थे वह व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो
तो संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुन लिया गया। मुस्लिम लीग द्वारा पृथक पाकिस्तान की मांग को लेकर संविधान सभा का क्या कर दिया गया, बहिष्कार कर दिया गया। और इस पहली बैठक में 211 सदस्यों ने क्या लिया, भाग लिया। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई उसमें 211 सदस्यों ने क्या लिया था, भाग लिया था। और यहाँ भी हैदराबाद रियासत ने संविधान सभा का क्या किया, बहिष्कार किया। हैदराबाद रियासत के द्वारा संविधान सभा का क्या किया गया, बहिष्कार किया गया। तो हैदराबाद रियासत पहले संविधान सभा के निर्माण में भी नहीं भाग लिया। वयस्क मताधिकार में भी हैदराबाद रियासत ने भाग नहीं लिया। और जब संविधान सभा की पहली बैठक होती है तो उस बैठक का भी हैदराबाद रियासत ने बहिष्कार किया। आगे हम बात करें, संविधान सभा की बैठक होती है 11 दिसंबर 1940 को। ये तीसरी बैठक थी। दूसरी बैठक होती है 10 दिसंबर 1940 को और तीसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1940 को, मतलब 9 दिसंबर के 2 दिन बाद। इस तीसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बन जाते हैं और H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष और B.N. राव को संवैधानिक सलाहकार चुन लिया जाता है। तो 11 दिसंबर 1940 की 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। ये तीसरी बैठक है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित कर लिया जाता है। H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया जाता है और B.N. राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया जाता है। देखिए, B.N. राव के बारे में एक महत्वपूर्ण बात है कि B.N. राव ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका मुख्यालय हैग नीदरलैंड में है, वहाँ पर न्यायाधीश बने। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैग नीदरलैंड में न्यायाधीश बनने वाले पहले व्यक्ति कौन है, B.N. राव। इसी तरह संविधान सभा की बैठकों का दौर चलता रहा। संविधान के नियमों को बनाया गया, उन पर बहुत सारी बहस होती थी और जो भी संशोधन होते थे उनको लिख लिया जाता था। और लगातार 2 वर्ष 18 माह और 11 दिन तक ये बैठकें चलती रहीं और संविधान आखिरकार बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। जब आखिरकार संविधान तैयार हो गया तो अंतिम बैठक आयोजित हुई संविधान सभा की, और वह अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को आयोजित हुई, जिसमें 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 8 महिला सदस्य थीं। तो ये प्रश्न भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण बन जाता है कि जब संविधान पूरी तरह से भारत में लागू हुआ या अंतिम बैठक जब संविधान सभा की हुई तो उस समय कितने सदस्यों ने संविधान सभा में भाग लिया, 284 सदस्यों ने। और 284 सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर किए। और कितनी महिला सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, 8 महिला सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। पहले हस्ताक्षर जवाहरलाल नेहरू ने किए और अंतिम हस्ताक्षर अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए। इसी दिन राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत को अपनाया गया और संविधान सभा के सदस्यों ने राष्ट्रपति का निर्वाचन किया। और संविधान सभा के टोटल मिलाकर कितने अधिवेशन हुए, 12 अधिवेशन हुए। यानी कि संविधान सभा के अगर संपूर्ण अधिवेशनों की संख्या पूछी जाए कि संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए, तो 12 अधिवेशन हुए। एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। देखिए, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 8 महिलाएं सदस्य थीं। पहले हस्ताक्षर जवाहरलाल नेहरू ने किए और अंतिम हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत को अपनाया गया। संविधान सभा के सदस्यों ने राष्ट्रपति का निर्वाचन किया और संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए। आगे हम बात करते हैं संविधान की कितनी प्रमुख समितियां थीं। देखिए, संविधान की 8 बड़ी समितियां थीं और 15 छोटी समितियां थीं। तो टोटल मिलाएं तो 23 समितियां थीं। बड़ी और छोटी मिलाकर के अगर बात करें तो 23 समितियां थीं। ये भी मान लीजिए प्रश्न पूछ लिया जाता है अगर पेपर में, तो कि संविधान सभा की कुल कितनी समितियां थीं। तो संविधान सभा की 23 समितियां थीं, जिनमें 8 बड़ी थीं और 15 छोटी थीं। चलिए हम प्रमुख समितियों के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, प्रमुख समिति में संघ शक्ति समिति या संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है, जवाहरलाल नेहरू। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि जवाहरलाल नेहरू भारतीय संघ के पहले प्रधानमंत्री हैं। भारतीय संघ मतलब सभी रियासतों के संगठन के पहले प्रधानमंत्री बने। तो संघ समिति के अध्यक्ष भी कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसको ऐसे याद रख सकते हो आप
कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रांतों को जोड़ने का काम किया था। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी कौन हो जाएंगे फिर? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर ने संविधान के प्रारूप को बनाया और संविधान को लिखा सभी सदस्यों ने, नियमों को बनाया सभी सदस्यों ने। B.R. अम्बेडकर जी ने ये बनाया कि पहला चैप्टर ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, इतने अनुच्छेद होंगे। एक प्रारूप खाका बना के तैयार किया और उसी के अनुसार और उन अनुच्छेदों को उन्हीं चैप्टरों अध्यायों के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष माना जाता है B.R. अम्बेडकर को। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, देखिए मौलिक अधिकार के बारे में बात करने वाले व्यक्ति कौन थे? सरदार पटेल। तो मौलिक अधिकारों की समिति के अध्यक्ष भी कौन हैं? सरदार पटेल हैं। इसकी देखो 2 उप समितियाँ थीं। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे J.B. कृपलानी और अल्पसंख्यक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। तो इसको हम रिवाइज करते हैं। संघ समिति या संघीय संविधान समिति, तो अभी मैंने बताया संघ मतलब संघ के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, तो इसके अध्यक्ष भी कौन है? जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के B.R. अम्बेडकर। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार पटेल थे। मौलिक अधिकार की उप समिति के अध्यक्ष कौन है? J.B. कृपलानी। और अल्पसंख्यक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष हैं H.C. मुखर्जी। चलिए आगे हम बात करें संचालन समिति या प्रक्रिया नियम समिति। देखिए संचालन मतलब संविधान सभा का संचालन किया। इसको याद रखने का तरीका क्या है? संविधान सभा का संचालन किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो संचालन समिति के अध्यक्ष भी कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राज्यों के लिए समिति, देखिए जो भविष्य में प्रधानमंत्री बनेगा वो राज्यों की बात करेगा, तो राज्यों की समिति के अध्यक्ष कौन हो जाए? और प्रधानमंत्री कौन बने? जवाहरलाल नेहरू। तो राज्यों के लिए जो समिति थी उसके अध्यक्ष भी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। आगे हम बात करें प्रारूप समिति के बारे में। देखिए प्रारूप समिति से कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। प्रारूप समिति को ड्राफ्ट कमेटी या पांडुलेखन कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलग नाम है, ड्राफ्ट कमेटी या पांडुलेखन कमेटी, जिसमें 7 सदस्य थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। देखिए इन 7 सदस्य, अध्यक्ष समेत 7 सदस्य हैं। अध्यक्ष के अलावा कितने? 6। इस प्रारूप समिति में B.R. अम्बेडकर अध्यक्ष थे। N.G. स्वामी अयंगर सदस्य थे। A.K. स्वामी अय्यर ये सदस्य थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इनका पूरा नाम है। K.M. मुंशी एकमात्र कांग्रेस के सदस्य थे। K.M. मुंशी प्रारूप समिति में अगर पूछा जाए कि प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेस के सदस्य कौन थे? K.M. मुंशी। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N. माधवराव। देखिए N. माधवराव B.L. मित्र के अस्वस्थ होने पर मनोनीत हुए थे और T.T. कृष्णमाचारी 1948 में D.P. खेतान की मृत्यु पर मनोनीत हुए थे। और इस समिति ने फरवरी 1948 को संविधान सभा के समक्ष अपना प्रारूप का क्या कर दिया? प्रस्तुत कर दिया। तो प्रारूप समिति के बारे में एक बार आप दोबारा से रिवाइज करें। प्रारूप समिति में कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य हैं, जिसका अन्य नाम क्या है? ड्राफ्ट कमेटी या पांडुलेखन कमेटी। प्रारूप समिति का गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति में अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर। N.G. स्वामी अयंगर सदस्य और A.K. स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर सदस्य और एकमात्र कांग्रेसी सदस्य K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N. माधवराव B.L. मित्र के अस्वस्थ होने पर मनोनीत हुए थे और T.T. कृष्णमाचारी 1948 में D.P. खेतान की मृत्यु पर मनोनीत हुए थे। और इस समिति ने फरवरी 1948 को संविधान सभा के समक्ष अपने संविधान का क्या कर दिया? प्रारूप प्रस्तुत कर दिया। चलिए हम बात करते हैं संविधान के वाचन पर। देखिए संविधान का वाचन का अर्थ होता है कि संविधान जब बनाया जा रहा था तो उस समय संविधान निर्माण के समय अलग अलग अनुच्छेदों पर अलग अलग बातों पर बहस होती थी, तो उन्हें वाचन का नाम दिया गया। तो संविधान निर्माण में संविधान सभा के 3 वाचन हुए। पहला वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 को हुआ और डॉक्टर राधाकृष्णन ने पहला वाचन किया। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि संविधान का प्रथम वाचन कर्ता व्यक्ति किसे कहा जाता है?
तो वह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान का पहला वाचन किया। तो प्रथम वाचन करता व्यक्ति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा वाचन हुआ जो सबसे लंबे समय तक चला, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, ये मतलब लगभग 1 साल चला है। और तीसरा जो वाचन हुआ 14 नवंबर 1949 से और 26 नवंबर 1949 को, और अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया, अंगीकृत कर लिया गया भारत के हित में, भारत के लिए। तो अगर पूछा जाए कि संविधान सभा के कितने वाचन हुए, तो संविधान सभा के वाचनों की संख्या है 3। और 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से क्या किया गया, लागू किया गया। और अगर पूछा जाए कि पूर्णतः लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः क्या किया गया, लागू किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया। 299 सदस्यों में से 284 सदस्य उस समय उपस्थित थे। उस समय 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। प्रस्तावना को सबसे अंत में लागू किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है प्रस्तावना, यानी कि संविधान का कौन सा भाग जिसे सबसे अंत में लागू किया गया, वह है प्रस्तावना। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 8 दिन का समय लगा। कुल 8 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया और संविधान के निर्माण में 64 लाख रुपए का खर्चा आया। यानी कि जिस समय संविधान को अंगीकृत किया गया वह दिनांक है 26 नवंबर 1949 को, और उस समय 299 सदस्यों में से 284 सदस्य उपस्थित थे, और संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। प्रस्तावना को सबसे अंत में लागू किया गया। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 8 दिन का समय लगा और कुल 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया। 64 लाख रुपए खर्च हुए और संविधान को पूरी तरह 26 जनवरी 1950 को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। और इसी समय से हमारे भारत देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। देखिए, संविधान दिवस 26 नवंबर इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। अब बात करें जैसे पंचायती राज दिवस के बारे में बात करें तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा 2 कार्य करती थी। देखिए, एक तो संविधान निर्माण का कार्य करती थी और विधानमंडल के रूप में शासन व्यवस्था का संचालन करती थी। मैंने अभी ये बताया था कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पास किया था, तो संविधान सभा को विधायिका की शक्तियाँ दी गई थीं। तो विधायिका की शक्तियाँ देने का अर्थ यह है कि प्रशासनिक कार्यों को भी, और जो विधायिका के कार्य हैं उन सभी को कार्यों को कौन करेगी? संविधान सभा करेगी। राजस्थान से संविधान सभा में 12 सदस्य थे। एक चीफ कमिश्नरी से था और 11 प्रांतों से थे। तो टोटल राजस्थान से संविधान सभा में सदस्य संख्या थी 12। आगे हम बात करें प्रमुख कथन। देखिए, संविधान सभा के बारे में प्रमुख कथन बहुत इम्पोर्टेंट हैं। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। तो यह प्रमुख कथन दिया है ग्रैनविल ऑस्टिन ने। संविधान सभा हिंदुओं की सभा थी, यह कथन दिया है लॉर्ड विस्काउंट ने। और भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग किसने कहा है? आइवर जेनिंग्स ने। भारत का संविधान बहुत लंबा, बहुत कठोर और बहुत आगे है, आइवर जेनिंग्स ने कहा है। और भारतीय संविधान को भारत का सूक्ष्म चित्र कहा है ग्रैनविल ऑस्टिन ने। एक बार दोबारा रिवाइज करो। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था, यह कथन किसका है? ग्रैनविल ऑस्टिन का। संविधान सभा हिंदुओं की सभा है, यह कथन किसका है? लॉर्ड विस्काउंट का। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, यह कथन दिया है आइवर जेनिंग्स ने। और भारत का संविधान बहुत लंबा, बहुत कठोर, बहुत आगे है, यह भी किसने कहा है? आइवर जेनिंग्स ने। और भारत का सूक्ष्म चित्र भारतीय संविधान है, यह किसने कहा है? ग्रैनविल ऑस्टिन ने। और यहाँ से निश्चित ही प्रश्न आने की संभावना बनी रहेगी, तो इसीलिए इस पूरे वीडियो को अच्छे से आप देखें, अध्ययन करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले जितने भी वीडियो हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं और आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा सहयोगी भी होंगे, तो वे सभी वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। तो और सभी अपने दोस्तों से शेयर कीजिए कि जो ये
जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं वो निश्चित ही रूप से आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। और आगे हम एक प्रश्न करते हैं जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर देना। देखिए आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कौन सा प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्तावना बना। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी का प्रस्ताव, ऑप्शन बी JLN जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव, और ऑप्शन सी 1928 में मोतीलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव, और सरदार पटेल का उद्देश्य प्रस्ताव। तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, और साथ ही साथ ये बताएं कि आपको ये पूरी क्लास कैसी लगी। नमस्कार, धन्यवाद।